हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 2 करने वाले हैं। पीवाईक्यूज फ्रॉम एमटीजी। हम लोग एक सीरीज चालू किए थे जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यूज कंप्लीट कर रहे हैं पिछले 30 इयर्स के। तो आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 है। इससे पहले ह्यूमन हेल्थ की ऑलरेडी हो चुकी है। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा पैरेलल में एक 100 एंड मोर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जहाँ पे हम 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। प्लांट फिजियो का एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगर आप जाके देखें तो आपको बहुत बेनिफिट होगी उससे, क्योंकि नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो प्लीज़ अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको सारे रिसोर्सेज हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाते हैं। चलो, तो पहली बार पहले वीडियो में हमने 23 क्वेश्चंस कर लिए थे फ्रॉम एमटीजी। अच्छा, ये जो एमटीजी की सीरीज है, हमेशा हर वीडियो में हम बोलते हैं कि ये जो एमटीजी का पीडीएफ है मेरे पास, ये कुछ 2 3 4 साल पुराना होगा। तो इसमें 2017, शायद 2017 के बाद के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद वो वाले क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है उससे ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, एक मिनट, हम पीडीएफ खोल लेते हैं उसके बाद। चलिए, 23rd क्वेश्चन हमने कर लिया था। टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर विच फीमेल। तो वो अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप 24th क्वेश्चन को पढ़िए। 24th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, 24th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आईवीएफ इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन है 24। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन शेयर तो किया ही नहीं हमने अभी तक। स्क्रीन शेयर करते हैं, चलिए ठीक है। देखिए, ये हमारा 24th क्वेश्चन है जिससे आज शुरुआत होगी। 24 आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर आपको नहीं पता हुआ तो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर है ना, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, ये कुछ इनफंडिबुलम वाला पार्ट है ना, और ये हमारा ओवरी है। ठीक है, ये दोनों तुम्हें ओवरी नजर आ रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है जैसे हाथ जैसे है, और ये पेयर शेप जो स्ट्रक्चर है वो हमारा यूट्रस है। ठीक है, और ये सर्वाइकल कनाल है, सर्विक्स है। तो इन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई चीज इम्प्लांट करवानी है, इम्प्लांट नहीं सॉरी, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई चीज ट्रांसफर करवानी है तो वो क्या होगी। पिछले वीडियो में, पिछले पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू में ये इस टाइप का सवाल बहुत आ चुका है। पिछले वाले वीडियो में भी तुमने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल है। मोरुला कहाँ जाएगा, 16 सेल वाला ब्लास्टोमियर कहाँ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता हो कि फेलोपियन ट्यूब में कौन सी स्टेज ऑफ जाइगोट पहुंचती है, और यूट्रस में कौन सी स्टेज पहुंचती है ना। तो फेलोपियन ट्यूब में वो स्टेज पहुंचेगी जो इम्प्लांट नहीं करेगी। अगर तुमने देखो, एक सेकंड, ठीक है, तो देखो, 16 ब्लास्टोमियर्स, 16 ब्लास्टोमियर्स, ये जो है ना 16 सेल्ड, ये क्या लिख दिया है, 16 सेल्ड एम्ब्रियो। जब ये 16 सेल होती है और उससे ज्यादा होती है तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी होती है ना। तो ये कहीं पर भी तुम उसको ट्रांसफर करोगे तो वो फौरन से इम्प्लांट कर जाएगी। अगर तुमने 16 सेल को फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो वहां पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिसको हमने पिछली क्लास में डिफाइन किया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम फ्यूचर में कभी ये गलती ना करो, है ना, कि कौन सी जगह तुम्हें कौन सी ट्रांसफर करवानी है। या तो तुम्हें अगर फेलोपियन ट्यूब में 16 से कम वाले ट्रांसफर करवाने हैं, और यूट्रस के अंदर तुम्हें 16 से ज्यादा वाले ट्रांसफर करवाने हैं। ठीक है, तो 16 वाले को हम ब्लास्टोम ब्लास्टोमियर कहते हैं। चलो ठीक है, एम्ब्रियो ओनली, देखो एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज। देखते हैं,
आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, या फिर एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल स्टेज या जाइगोट ओनली। दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है जाइगोट और दूसरा होता है एम्ब्रियो। ठीक है, दो चीजें होती हैं, जाइगोट और एम्ब्रियो। जब पहली बार एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो इमीडिएटली क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। जाइगोट में क्या होता है, मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं इसमें। और माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तो बनता है क्लीवेज, है ना। तो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो ये पहले दो दो सेल बनेगा, दो का फिर चार बनेगा, चार का फिर आठ बनेगा, आठ का फिर 16 बनेगा, 16 का फिर 32 बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जब तुम 16 सेल तक पहुंचते हो, 16 सेल से पहले ये सब तुम फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो। ये 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 तीनों तुम फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो। 16 और 32 ये हो जाता है यूट्रस में इम्प्लांट करने वाला। ठीक है, समझ आ रहा होगा तुम्हें। तो यहाँ पे 2 सेल्ड को जाइगोट बोलते हैं, 4 सेल्ड को अर्ली जाइगोट बोलते हैं, 8 सेल्ड एम्ब्रियो हो जाता है, 16 सेल्ड एम्ब्रियो हो जाता है, 32 सेल्ड एम्ब्रियो हो जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो दो चीजें होती हैं, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है। जाइगोट होता है जब अर्ली डिविजन हो रहा हो, कुछ सेल्स हो, कुछ सेल्स, है ना, कुछ 8 से कम सेल्स हो तो तुम इसे जाइगोट बोलोगे। बट अगर 8 से ज्यादा सेल्स हो जाती हैं तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो इज अनदर एडवांस वर्ड फॉर जाइगोट। जाइगोट में बहुत सारे सेल्स आ गए तो वो एम्ब्रियो बन जाता है ना। तो एम्ब्रियो जो है 8 सेल स्टेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको बार बार समझा रहे हैं इतना टाइम लगाकर, है ना। तो जो एम्ब्रियो है अप टू 8 सेल्स, देखो एम्ब्रियो ओनली लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। हमारे पास जाइगोट भी होता है, एम्ब्रियो भी होता है, एम्ब्रियो ओनली तो गलत हो जाएगा। आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, ये बहुत सही बात कही है इसमें, ये सही हो जाएगा। एम्ब्रियो ऑफ 32, देखो बोला था कि 16 सेल से ज्यादा अगर कोई चीज होती है तो वो स्टिकी हो जाती है ना, और ये वो सीधा यूट्रस में जाने के ही केपेबल होती है। तो एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल ये भी गलत। और जाइगोट ओनली, देखो ओनली वर्ड तुम्हें हमेशा डुबा देता है, तो कहीं पे भी ओनली, ऑल्सो, मतलब ये सारे वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखना। तो 24 का हो जाएगा तुम्हारे पास बी, बिल्कुल सही है, 24 का हो गया बी। ठीक है, चलो 25th क्वेश्चन देखिए, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। अब देखो, पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है विथ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसमें हम एमनियन फ्लूइड लेते हैं। जैसे ये बेबी का सैक है जिसमें बेबी है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बेबी है ना, ये बेबी है, क्योंकि आई कैन ड्रॉ इट, तो उसके आसपास जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को लेकर, इसमें कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है, इसको आप लेकर जब आप इसको टेस्ट करते हैं या इसको एनालाइज करते हैं तो तुम यहाँ पे बेबी का जेंडर बता सकते हो, बेबी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। कुछ डिसऑर्डर्स भी हम चेक कर सकते हैं कि एम्ब्रियोटिक स्टेज में ही हमने कुछ डिसऑर्डर्स डायग्नोज अगर कर लिए तो बेबी के लिए, मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा होता है ना। तो कुछ जेंडर डिसऑर्डर वगैरह हम देख सकते हैं, राइट। एमनियोसेंटेसिस ये टेक्निक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये पूछा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि जो एमनियोसेंटेसिस है इससे तुम क्या क्या कर सकते हो, व्हाट इज पॉसिबल, है ना। अब क्या पूछा है, व्हाट इज परमिसिबल। देखो डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बस समझने की जरूरत है कि पूछा क्या। पॉसिबल क्या चीज है और परमिसिबल क्या चीज है। पॉसिबल तो हर चीज है ना, परमिसिबल उनमें से क्यों, उनमें से कुछ ही परमिसिबल है। जैसे कि जेंडर परमिसिबल नहीं है, अगर तुमने जेंडर निकाल लिया तो वो इलीगल हो गया, तुम नीचे जेल जा सकते हो, है ना। लेकिन तुम डिसऑर्डर्स निकाल सकते हो, ये तो परमिसिबल है, समझे। तो दैट इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे परमिसिबल एंड पॉसिबल ये दो वर्ड्स है जिसको तुम्हें अच्छे से याद और समझ आना चाहिए। जिसकी अंग्रेजी कमजोर है शायद उसको दिक्कत हो, इसलिए समझाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आई एम श्योर सबको पता ही होगा, तो इसका जो आंसर था बी। ओके, द परमिसिबल, देखो परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस फॉर डिटेक्टिंग सेक्स, नहीं, डिटेक्टिंग सेक्स तो इलीगल है,
ये परमिसिबल यूज नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस ये क्या है? डिटेक्टिंग एनी जेनेटिकल एब्नॉर्मैलिटी। 25 का हो जाएगा डी। ठीक है, सही है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 देख लीजिए। देखो ये तुम्हें इकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो चैप्टर्स को लिंक करके पढ़ा करिए। चलो एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलो। Formula for exponential growth is dn by dt equal to r by n dn by rn dt by, देखो यही आंसर होना चाहिए। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल यही आंसर है। सीधा सीधा फॉर्मूला है। किधर है मेरा कर्सर? हाँ, सीधा सीधा फॉर्मूला है इकोलॉजी वाले चैप्टर का। इकोसिस्टम या कौन सा चैप्टर आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ इकोलॉजी का फॉर्मूला है ये, dn by dt equal to r by rn। चलो 30 टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। अब देखो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को भी कंफ्यूजन होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन इट इज डेवलप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। देखो डेवलप्ड वर्ड यूज किया है, ठीक है। डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड। ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली thereafter implanted in the uterus। बिल्कुल सही है। डेवलप्स फ्रॉम अ नॉन फर्टिलाइज्ड यूट्रस। ये क्या है? ये क्या है मतलब इसको बताओ मुझे, ये क्या है नॉन फर्टिलाइज्ड यूट्रस? ये क्या चीज होती है? ये तो गया। इट इज डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब होता है? तुमने एक फीमेल से, तुमने देखो ये है तुम्हारी फीमेल, ये है मेल। मेल से तुमने स्पर्म लिया और फीमेल से तुमने एग लिया। तुमने इन दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये जो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, इसको हम फीमेल के अंदर वापस से जाकर इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यानी कि बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बनता है, सिर्फ जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है, उसको हम जाके ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। चलिए 24 हो गया, 25 हो गया, 29 और 30 भी हो गया है। 26, 27, 28, 31, 32। ओके ठीक है। तो अभी करिए आप 26 करिए, 27 करिए, 26 करो, 27 करो, 31 करो, 32 करो, 33 करो, 34 भी करो, करो। Copper ions released from copper releasing intrauterine device makes uterus unsuitable, increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility, prevent ovulation। कितनी बार क्वेश्चन आया ये वाला? कॉपर आयंस का क्या रोल होता है? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, है ना? बिल्कुल सही है यार, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। आई टोल्ड यू, लुक एट कॉपर आयंस, लुक एट कॉपर आयंस लाइक गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, उनकी तरह, कि वो सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। Consider the statement given below regarding contraception and answer as directed. Medical termination of pregnancy MTP during first trimester generally safe। बिल्कुल सही है ये तो। Generally chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years। ये भी सही है। Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives। बिल्कुल सही है। Contraception pills, यहाँ पे तो दो ही स्टेटमेंट सही है, तो ये तो गलत हो गया फिर। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में भी टेकन अप टू 1 वीक, नहीं 1 वीक नहीं होता है, अप टू 48 आवर्स। ये गलत हो गया। देखो जनरली बोला है तो सही होता है।
देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फॉर अप टू 2 years तो जनरली चांसेस नील होती हैं, लेकिन फिर भी इट्स नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव। तो कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है कि प्रेगनेंसी हो भी जाती है, तो इट्स लाइक यू कांट से एनीथिंग। तो इसलिए 1 and 3 इज मोर राइट। देखो अगर तुम देखो तो 1 and 3 इज मोर राइट, बिकॉज चांसेस आर की ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी तुम्हें प्रेगनेंसी हो सकती है। तो 1 and 3 है ना, आंसर भी 1 and 3 ही है। बेस्ट तुम्हें चूज करना है तो यही है बेस्ट, ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा ए। 31 करिए। टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑपरेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन। अब ये देखिए, ये भी पॉपुलेशन चैप्टर का है, इकोलॉजी। कौन सा चैप्टर है ये? पॉपुलेशन। Two opposite forces operate in the growth and development of every population. One of them is related to the ability to reproduce at a given rate. The force opposite to it is called. देखो यार, आंसर तो डी होना चाहिए, मोर्टेलिटी। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और दूसरा होता है बर्थ रेट, है ना। तो इसका ही ऑपोजिट होता है, यहाँ पे जन्म हो रहा है, यहाँ पे मृत्यु हो रही है, राइट। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मोर्टेलिटी। नहीं, देखो मेरा आंसर गलत है, नहीं। एक सेकंड, किधर गया मेरा आंसर? होगा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। आंसर है इसका इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। Two opposite forces operate in the growth and development of every population. One of them is related to the ability to reproduce at a given rate, and the force opposite to it is called. आंसर तो इसका इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ही दिखा रहा है। एक मिनट ना, चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता गलत दिया हो। थर्टी टू करो। इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। बताओ। आंसर इसका एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। 32 in a population unrestricted reproductive capacity is called unrestricted reproductive capacity is called। ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है इकोलॉजी का, है ना। बायोटिक पोटेंशियल, इसका आंसर बायोटिक पोटेंशियल। देखो मेरी इकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, रिवाइज किए हुए भी बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए 31 का हो गया बी, 32 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलो 33, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? बताओ कॉपर टी का क्या काम होता है। तो ये ऐसा, कॉपर टी का क्या मतलब है? टी शेप का एक कॉपर का एक ये होता है इन आईयूडी, इसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है और इसमें से कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। इसका काम क्या होता है? इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन। देखो ओव्यूलेशन कभी भी रोकता नहीं है मेरे ख्याल से, या फिर नहीं, पता नहीं, बट ओव्यूलेशन से तो कोई लेना देना नहीं है कॉपर टी का। फर्टिलाइजेशन, इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या इनहिबिट दो गैमेटोजेनेसिस कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। ये ऑप्शन तुम बेझिझक काट सकते हो, है ना। तो यही तो, वही तो हम सोच रहे थे कि इसमें दो दो आंसर्स लग रहे हैं, बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है। इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, इनहिबिट इम्प्लांटेशन, इसके आंसर की में भी बी एंड सी दोनों दिया हुआ है। तो ये 2000 का क्वेश्चन है, जहाँ पे तुम्हें बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? इनहिबिट फर्टिलाइजेशन एंड इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। 33, दो ऑप्शंस करेक्ट है।
34 करिए. What is the work of progesterone which is present in the oral contraceptive pills? देखो progesterone, I'll tell you, progesterone is a hormone जो प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है, ठीक है, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. क्या करने में हेल्प करता है? मेंटेन करने में हेल्प करता है. क्या चीज़? प्रोजेस्ट्रॉन. तो कैसे याद रखोगे? प्रोजेस्ट्रॉन में पी आता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन में जो पी आता है वो ये बताता है कि वो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन है, क्या वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो जो तुमने पिल्स देखे हैं मार्केट में, जैसे कि आई पिल और क्या था, नाइट आफ्टर डे आई डोंट नो, डे आफ्टर नाइट पिल, ऐसा कुछ तो नाम था उसका, डे आफ्टर नाइट पिल. आई पिल हो गया, डे आफ्टर नाइट, देन ईसीपी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर नाम याद नहीं आ रहा, सहेली है ना. तो ऐसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है. प्रोजेस्ट्रॉन ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, देखो प्रोजेस्ट्रॉन इसलिए होता है इसमें कि प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, राइट. तो अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है तो ओव्यूलेशन नहीं होने देता है. अगर महिला प्रेग्नेंट है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, राइट. तो अगर बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा बहुत है तो ओव्यूलेशन चेक होती है और ओव्यूलेशन नहीं होती है. अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई भी चांस नहीं बचता है. समझ आया क्यों प्रोजेस्टेरोन इसमें होता है, ठीक है. तो टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, यही होना चाहिए आंसर इसका. चेक oogenesis, जेनेसिस तो फिर भी होता है, ये तो गलत है. चेक एंट्री ऑफ स्पर्म्स नहीं, टू चेक सेक्सुअल बिहेवियर नहीं. तो 34 का ए होना चाहिए, बिल्कुल 34 का ए है. देखो सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड इन बिटवीन, तो फिर से हम बता देते हैं कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन क्यों यूज की जाती है पिल्स में. देखो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन इज ए हार्मोन दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, है ना. तो अगर तुम्हारे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो ओव्यूलेशन कभी भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि एग रिलीज इसलिए होता है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके. लेकिन ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जाइगोट यानी कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए ओव्यूलेशन दोबारा नहीं होता है कोई भी प्रेग्नेंट महिला को. तो अगर तुम प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से बॉडी को ऐसा सिग्नल जाता है कि बॉडी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट. तो दिस डज नॉट अलाउ ओव्यूलेशन टू हैपन, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड देन हेंस यू कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. आंसर हो जाएगा इसका 34 का हो जाएगा ए. देख लीजिए, सही है ना. चलो 28 के ऑप्शंस चेक करें, यहीं पर मार्क कर लेते हैं फिर जाके ऑप्शंस चेक कर लेंगे, ठीक है. मेथड विथ मोड ऑफ एक्शन, पिल प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, अभी अभी करके आए, है ना. कॉन्डम क्या करता है, सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म, प्रिवेंट्स स्पर्म्स रीचिंग द cervix, prevents implantation. Condom prevents sperms reaching the cervix. Vasectomy, semen contains no sperm, and coppetti prevents implantation. ठीक है, तो ए हो जाएगा 3, A3, B1, C4, D2. ठीक है, देख लेते हैं आंसर. A3, B1, C4, D2. A3, B1, C4, D2. ऑप्शन सी होना चाहिए आंसर. 28
बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मार्क कर लो, 28 का सी हो गया। चलो चलिए, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं किया उसमें? 35 करिए। टैबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन क्या कंटेन करता है, बताइए। बताओ क्या कंटेन करता है? LH और FSH दोनों है ना, LH FSH दोनों, LH FSH बोथ BNC। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, मेल के लिए जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है वो LH और FSH का कॉम्बिनेशन होता है। फीमेल में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। इसको याद रखिएगा, याद रखिए, 1999 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। 36 to 41 लास्ट है हमारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, बताइए कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन ये? प्रोजेस्टेरॉन है ना, सही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितनी है? 6 बिलियन। मिलियन में तो नहीं है, बिलियन में ही है, 6 बिलियन है ना। 38 fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for the बार बॉडीज, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन, डायरेक्ट आंसर है ये, बार बॉडीज। टेस्ट ट्यूब बेबी मींस फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बोथ इन यूट्रस। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बोथ इन द यूट्रस, गलत बात है, फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होता है, ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस, बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। बेबी ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब, बेबी कभी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो नहीं कर सकता। फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड एम्ब्रियो इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, नहीं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 39 का। सही है। देखो आईवीएफ का क्या मतलब होता है, आईवीएफ का अगर तुम्हें फुल फॉर्म पता हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के अंदर अगर कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं इन वीवो, टेस्ट ट्यूब में होता है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है। 48 क्वेश्चन, इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन इज हेवली वेट टुवर्ड्स द यंगर एज ग्रुप एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ मैनी इंडिविजुअल। शॉर्ट लाइफ स्पैन होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ मैनी इंडिविजुअल, हाई बर्थ रेट, ये सही लग रहा है। शॉर्ट लाइफ स्पैन नहीं, लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ मैनी इंडिविजुअल। लो बर्थ रेट, अगेन लो बर्थ रेट होती तो कोई फायदा नहीं होता। इसका आंसर ए दे रखा है, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ मैनी इंडिविजुअल एंड हाई बर्थ रेट। ओके राइट, आई एम सॉरी, राइट राइट, यही होगा ना। देखो शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इंडिविजुअल्स की और बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ह्यूमन पॉपुलेशन इज heavily weighed towards the younger age groups। ज्यादातर लोग तुम्हें यंग एज के मिलेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों की लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है और बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। अगर लंबी लाइफ स्पैन होती, देखो यहाँ पे, अगर लंबी लाइफ स्पैन वाले तुम चेक करोगे तो लंबी लाइफ स्पैन अगर होती तो ज्यादातर तो लोग तुम्हें बूढ़े मिलते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन का क्या मतलब है कि तुम्हें लोग जो है वो जवान मिलेंगे। ठीक है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू टेस्ट ट्यूब। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है देख लेना। Fertilization of the egg is effected outside the body. Fertilized eggs is then placed in the womb of the mother where the gestation is completed. बिल्कुल सही बात है ये। Fertilization of the egg is effected in the female genital, नहीं। फीमेल अगर जेनाइटल में होता तो इसको हम बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जबकि ये इन विट्रो है। प्रीमेच्योरली बॉर्न बेबीज रेड इन इंक्यूबेटर, नहीं। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड ग्रोथ आर अफेक्टेड, एग एंड ग्रोथ नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट्स इट, देख लीजिए। देख लीजिए, बस हो गया, इतना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारा कंप्लीट हो जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 2017 के बाद के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं इस वाले पीडीएफ में, प्लीज उसको अलग से सॉल्व करना मत भूलिएगा।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, हमें बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, बस कमेंट ज़रूर करना, बताना हमें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।